नमस्कार आप सबको एक बार फिर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री 7th क्लास का मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे जो पहला चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान। तो यहाँ तक कि हम लोगों को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। इस ऑडियो को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल बारीकी से सुनिए, क्योंकि देखिए ये जो ऑडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यदि आप मिलाते चलिए तो बिल्कुल मिलता चला जाएगा। तो इस ऑडियो को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से सुनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र जिसमें अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। किसने बनाया था? भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी 1154 ईस्वी में बनाया था। जो यह नक्शा यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के इस बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे का एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रासी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका के समीप ऊपर की तरफ है, जहां के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौजा मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा उनमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र की यात्रा के लिए इस नक्शे को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाके पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी की ओर जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेख का अध्ययन करते हैं तो उनके उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं की समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया
जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि और अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग भी अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। हमारे लिए आज का अर्थ होता है जो व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्ययुग में मानो किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उन समाज का संस्कृति के अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण, कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपदेशों के अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने में उसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियां की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज की ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि के प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियों बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपियों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए
कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है था। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकार ने को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। यह एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीप लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इन लिपि को पढ़ना आसान होता है। सशक्त लिपि अधिक और संघन, संक्षिप्त और कठिन है। जैसा कि मैंने बताया, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान में रखें कि तमाम परिवर्तनों नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी काल कर रहा था। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना रहता था। जैसा कि इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीपों में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आहार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभाविक स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्य मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों में भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं
पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगी। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्ज बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और अपने सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने लिए जातियों स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई पर होती थी। जैसा कि अब क्षेत्र की साम्राज्य जो है चोल चुगलक और आपका चोल तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1267 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशासित के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया था, जो पूरे पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गजन तक फैला हुआ था और जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार की विजय अभियान के इस दावे को अतियोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग उनकी उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्या करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दासमुंदरी, दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में गुजरी गुजरात में, मारवाड़ी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में, हिंदी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाते थे। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इस एक सूची उन भाषाओं में नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। जैसा कि सन 700 ईस्वी तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खजली, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में तालिका की तुलना कीजिए।
खिजली और खिलजी और मुगलक वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। जैसा कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन का ढलान पर था, फलस्वरूप क्षत्रिय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में आप देखिएगा। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों को शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रों की प्रकृति की भी बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और कई इन राज्यों की बहुत सी बातें पर उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं के कुछ एक दूसरी से भिन्न, कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ से मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट्टर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर स्वयं की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। पुराने और नए धर्म, जैसा कि इतिहास के जिस दिन 1000 वर्षों की पड़ताल पर हम कर रहे थे, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वास्तविक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनके आस्थाओं में परिवर्तन भी आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों की बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। सांस्कृतिक ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासन जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरचनों का समर्थन होने के कारण समाज में इनकी दबदबा और भी बढ़ गया था। जैसा संरक्षक का मतलब हुआ कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार या विद्वान तथा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक कहा जाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 की जानकारी मिलेगी। यह वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रभाववासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लामिक और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भी भांति इस्लामी के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और जो पैगंबर साहब के दामाद अली का मुसलमानों का बिस्मत नेता थे मानते थे, और कुछ सुनी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और जो कि इनकी परंपराओं चलाती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं
कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धर्म के सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय का जैसे समय और इतिहासकार के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना सत्वित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को सम्मान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिए जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत को इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और धर्म अर्थव्यवस्था को समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल की विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के कारण आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तक तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास किसे कहा जाता है? जब आप पिछले साल जो इतिहास पढ़े थे प्राचीन समाजों के कई प्रकार को समावेश था, जैसे कि शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों के गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत की इतिहास हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इसे सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं में खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था। उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इस 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीपों के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलिए और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश कीजिए, या जहाँ भी संभव हो देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आसपास के दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और कुछ बदलाव हुआ है या नहीं बदलाव हुआ, वैसा ही है या बदलाव हुआ है। जैसा कि आपको पांडुलिपि, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके बाद जो है आपका नए राजा और उनके राज्य जो था आपका, इसके बाद जो है आपका नए राजा और उनके राज्य।
नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीपीय के विभिन्न हिस्सों में 7वीं के 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार, प्रयाग, बनारस, परमार, जैसा कि इसमें दिखाया गया उत्कल, गंगा, कलिंग, पूर्वी चालुक्य, मालखेद, माने जैसे राष्ट्रकूट, जैसे ये सब दिखाया गया है। तो आपको जैसे पांड्यन हो गया, चेर हो गया, चोल हो गया। तो चेर चोल जो होता वो आपका किधर कौन सा साइड में था? तो आपका केरल में था। केरल में चेर था। चोल की बात की जाए तो किस में आ जाएगा? जो आपका है तमिल में आ जाएगा, तमिलनाडु में चला आएगा। तो इस तरह से थे, समझे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नए राजवंशों का उदय, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा का लोग प्राय अपने मातहत्या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने स्वामी के आधित्व के स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब राजा होते थे तो राजा क्या करते थे? अपने घोड़ा को छोड़ते थे, और वो घोड़ा जो है कि मतलब आपका सभी नगरों में घूमता चलता था। यदि कोई उसे पकड़ लेता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था। इस तरह का जैसा कि देखा जाता था। तो इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। राष्ट्रकूट शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शताब्दी यानी अर्थ सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जबकि यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजम जन्मा क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों के उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन इन नए राज्यों में कईयों ने महाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंताओं और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया था, बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर जैसे तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी
जबरन श्रम और कम कदमाई यानी कि भू स्वराज थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाले पर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तरदायित्व हासिल करने के लिए लगने वाले इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन पर उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसने लूट की शक्ल में भी धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूले के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। परिस्थितियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जैसा कि नागभट्ट की उपलब्धियां, नागभट्ट जो थे, कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपाधियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासन समुद्र की परिस्थिति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रसिद्ध में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। सैंधव सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग का मतलब उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनरत यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क वत्स, मत्स्य दोनों के ऊपर भारत के राजाओं का पराजित किया। जैसा कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों के भूमि अनुदान के रूप में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखों होते थे जो भूमि के पाने के लिए दिए जाते थे। जैसा कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलेधान, पेड़ पौधे, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियाँ के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वही पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियों लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो।
जैसा कि 12वीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य में भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राज्यों का इतिहास दर्ज है। इसमें कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया। परिस्थितियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें कुछ प्रत्येक शासन राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जैसा कि एक विशेष रूप में वांछित क्षेत्र था गंगा घाटी के कनौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों पर कनौज के ऊपर नियंत्रणों को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब ये एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में आगे पढ़िएगा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासक में से एक प्रसिद्ध है, जिसमें 997 से 1030 तक शासन किया और इसे नियंत्रण विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिरों, जिनमें गुजरातों का सोम मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजनीति के निर्माण में खर्चे हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसमें अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा लिखने को काम सौंपा गया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों के परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों में हार गया। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरयायार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मिटिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निम्बुसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी झल इलाकों को जीता और इसका राज्यों
अपने क्षेत्र तथा शक्तियों दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिणी और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य की प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और अपने गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंबावूर और गंगकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिरों शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर जैसा कि संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में से सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती ही थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संवत हुई। मानचित्र में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार उलचली है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। इस 5वीं या 6वीं सदी में आकार ही इस इलाके में बड़े पैमानों पर खेती शुरू हो पाई। इलाकों में जंगलों का साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन का समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी के 6 खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करनी जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम को योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियां में सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडु न्यायालय करने और
कर वसूल जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप में मुदुवेलन तीन राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने का वेलन का किसान आय अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। जैसा कि भूमि का प्रकार मैंने बताया, भूमि का चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लोनाई का मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्राह्मण दे मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई, ब्राह्मण दे का मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला वो का मतलब है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान त्रिमटुकनी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। पल्लवी चंदम जैसे जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मणदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत में दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मणों बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मणदेव की देखरेख की प्रमुख ब्राह्मण भूमियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों ने प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर व्यवहार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में थे, प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिगलपुट जिले के उत्तरम मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यों की सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो भूस्वामी राजस्व वसूल किया जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनावी नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापूर्णम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छावनी वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में अटा पड़ा पुलावा एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लोग लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियां से घिरे हुए झोपड़ियों की आहतों में छोटे मुर्गियों के झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के
गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीने में बने हुए छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिलियां को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने के पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन जो है को दिन के काम पर जाने का हाक लगाते हुए बांध दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलावा स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी के वृक्ष की साया में फैलती थी। अब देखते हैं तांग वंश के युग का चीन। तांग वंश के जो युग का चीन था, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सातवीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारत उपमहाद्वीपों में प्रचलित व्यवस्था किन माध्यमों में भी भिन्न थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका कहानी था, ये जो कहानी है आपका नए राजा और उनके राज्य का, तो नए राजा और उनके राज्य की ये कहानी था, तो ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद जो है दिल्ली के सुल्तान जो हैं उनके बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो पहला चैप्टर था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य। दूसरी जो है नए राजा और उनके राज्य, और जो तीसरा है वो दिल्ली के सुल्तान है। दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3 जो है दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ना है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र में बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किस राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। जैसा कि नज़र डालिए, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता था, इन प्रांतों ने परास्त किया। अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली की वाणिज्यिक एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां देलीवाल जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक जैसी राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर भी फिर से नज़र डालिए और इन पांच वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ एक सुल्तान ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र को देखकर दिल्ली एक सारी और जहाँपना को पहचानिए।
दिल्ली के शासक जैसा कि राजपूत वंश सबसे पहले जो है आरंभिक दौर में तोमर ने आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 तक किया था। अब उसके बाद जो है अनंगपाल जो थे 1130 से 1145 तक का दिल्ली पे शासन किए। अनंगपाल जो थे 1130 से 1145 तक राज्य की जो आपका दिल्ली के शासक में आपका एक ही है। चौहान वंश जो है 1165 से 1192 तक 1165 से 1192 तक किए दिल्ली के शासन रहे। पृथ्वीराज चौहान जो थे 1175 से 1192 तक रहे। अब 1100 प्रारंभिक तुर्की शासक जो था 1206 से 1290 तक उन्होंने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये ध्यान से देखिएगा, तोमर सबसे पहले आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 में आया था। अनंगपाल जो थे 1130 से 1145 तक रहे। चौहान जो थे 1165 से 1192 तक रहे। पृथ्वीराज चौहान जो थे 1175 से 1192 तक रहे। प्रारंभिक तुर्की शासन जो था 1206 से 1290 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1206 से 1210 तक किए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे 1210 से 1236 तक किया राज किया। रजिया जो था 1236 से 1240 तक उसने राज्य किया। गयासुद्दीन बल्लभ 1267 से 1287। इस्तुलिद का मकबरा खिजली वंश जो है 1290 से 1320 के बीच में आया। जलालुद्दीन खिलजी तो 1990 से 1996। अलाउद्दीन खिलजी जो थे 1296 से 1316 तक राज किया दिल्ली पे। तुगलक वंश जो था 1320 में आया, 1414 तक रहा तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक जो थे 1320 से 1324 तक रहे। मुहम्मद तुगलक जो थे 1324 से 1351 तक रहे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक राज्य किए। अब उसके बाद अलाई दरवाज़ा जो सैयद वंश जो था 1414 से 1451 तक राज्य किया। खिज खान ने जो 1414 से 1421 तक उन्होंने किया था खिज खान। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक उन्होंने किया था। तो उसमें सबसे पहले बहलोल लोधी जो था 1451 से 1489 ईस्वी तक उन्होंने रहा था। जैसा कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में बता दिया गया, अब आपको दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा। हालांकि अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन तावरीख बहुवचन है जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण: कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने का पिघलाकर उसका उपयोग, जिल्द तैयार करना, जैसे कि तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्तियों के होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासक को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फर्क एबुद्दीन ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब ये खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा राज्य और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे।
जैसा कि एक कुछ और बातें हैं, ध्यान में रखिए कि तवारीख के लेखन नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में भी शायद कभी कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाकर इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोगों को सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सीरीज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और समक्ष थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों को प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जैसे कि जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब होता है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास कर परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद का मतलब स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर तर्क अंतर के कारण पुरुषों स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जैसा कि रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी को शासन इन व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी वह उसे अधिकार हासिल किया हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों को और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेशों के वारंगल क्षेत्रों में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। इस वंश में रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी जिद्दा 1980 से 109 इनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को सहन भरा संबोधन दिया होगा। जैसा कि मैंने बताया दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, जैसे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, जैसा कि आपको दिखाया गया है कासकोट, नंदना, लाहौर, कुरहाम, सुरसुती, हांसी, दिल्ली, मंदौर, कासली, सांभर, अजमेर, उच्च, मुगलतन, बदियू, कोल, जैसा कि ये सब राज्यों को दिखाया गया है जो प्रमुख राज्य जीते गए, जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहरों का नाम है। जैसे कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों को शासन गैरिसनों रक्षक के सैनिकों को टुकड़ियां के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद भी कभी फैला हो शहरों में समृद्ध, लेकिन उसमें दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी
उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलवारों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इस चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यों में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों तथा चरवाहे को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षित और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और वे अभियान मुहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत के सेनाओं में हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोरी थी, मगर 150 वर्ष पहले बाद मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण कर किस सीमा तक पर इसका प्रभावी था। जैसा कि मैंने बताया कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुलवत अल इस्लाम के मस्जिद तथा इसकी मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कहलना पुराना शहर का कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों और कुतुब ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। जैसा कि मस्जिद जो होता है यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या जामी वह मस्जिद होती है जहाँ पे अनेक मुसलमान एकत्र होकर के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीपों के अनेक शहरों में से मस्जिदों बनवाई। इससे उसके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार अहिंसा और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के पारंपरिक एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे।
मेरठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्यों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जैसा कि बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमान को कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वे तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठे ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अजीब खुमार नामक कलाल शराब बेचने वाले जैसा फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक खान नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मलिया को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरहनी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासक के करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया जाता है। जैसा कि पहले वाले सुल्तानों की कई तरह की खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनाओं को भिन्न आकार के झलकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से भी वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले,
बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के लिए इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए राजस्व की रकम की हिसाब देने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्ति किए जाते थे। इन बातों का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलो और तय संख्याओं के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहर से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीरों के जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने का बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों ने से कुछ लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैदाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज की लगभग 50% होता था। दूसरी जो मवेशियों पर और तीसरा जो है घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजयी का तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं समक्ष थी। स्थानीय सरदारों ने इस क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टान उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं जाता, यह बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरों में उनके मवेशियों और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें बलशाली सेनाओं में किसी सेनाओं के बिना हराए नहीं जा सकती। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। जैसा कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने, देखिए समझिएगा, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को अपना धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में आरंभ दिल्ली पर मुगलों के धावे बढ़ गए। इसके बाद मजबूर होकर दोनों के सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के चुनौती की भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तान किस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक।
दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 में और 1300 में, और 1302 और 1303 में। इसका जैसे कि 1299 से 1300 ईस्वी तक चला, ठीक। दिल्ली पर 2 बार हमला हुए। पहला जो अलाउद्दीन खिलजी के जो ये था उसमें हुआ 1299 से 1300 ईस्वी के बीच में हुआ, और 1302 से 1303 तक में इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जैसा कि आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि के कर के रूप में खेतों की पैदावारी इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। उसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर लिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी सफलतापूर्वक सामना किया। जैसा कि मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मुगल तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि वे ट्रांसोशियाना पर आक्रमण की योजना बना लिया। ये एक स्थानीय सेना तैयार कर लिया। उसका आक्रमण कदम था नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से एक सबसे पुराने शहर दिल्ली कुहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर में निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए इसके इलाके पर खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों को विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज भी कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। ये बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे, और अपने तमाम इस तरह टोकन को मुद्रा से चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर इसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनके कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन की मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। जैसा कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत में इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान के मंगोल के इलाके में फतह करने की अभियान की योजना बनाई गई थी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को बल प्रतिरक्षा पर था। वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदमों मंगोल के विरुद्ध सैनिकों आक्रमणों की योजना का हिस्सा
हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की मुगलक सम्राट हुमायूं 1530, 1540, 1555 से 1556 तक की चुनौती और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके शासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगलक साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया था। जैसा कि 3 श्रेणियां थी, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। जैसे कि तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्षों के विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध के करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग, 3 वर्गों में समाज के विभाजन। जैसे पहला जो था प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा जो है खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज को इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और अपनी भी दृढ़ करने की सहायता मिलती थी। इसी विभाजन के योद्धाओं को एक नया समूह की उभरा हुआ इन योद्धाओं का नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह के संरक्षण देता था और इनकी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वरी की सेवा में समर्पित योद्धा कर रहे हैं। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को अपनी आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने को भेज दिए जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसमें क्रूसेड यानी कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध कहा गया। क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवाओं में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में इनकी 1 सदी के बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट चाहने लगे थे। जैसा कि मैंने बोला था, दिल्ली के सुल्तान जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने बताया था कि 3 लेक्चर को यानी 3 अध्याय को, जैसे कि 3 अध्याय को एक ही अध्याय में बनाएंगे। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान। तो ये आपका तीनों का तीनों एक ही ऑडियो में मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बने लगे रहने के लिए।